नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी, आतंक भेजोगे तो पानी भी नहीं मिलेगा। विदेश मंत्री जयशंकर का पाक आर्मी चीफ पर वार, आसिम मुनीर है कट्टरपंथी सोच का चेहरा। अनुराग ठाकुर का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, आंख दिखाई तो नोच लेंगे आंख। वॉशिंगटन में दूतावास कर्मियों की हत्या, इजरायली दूतावास के 2 स्टाफ को गोलियों से भूना। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कोर्ट ने कहा बड़ी बात, इस्लाम इस्लाम ही रहेगा, जस्टिस मसीह। और पीएम मोदी ने 103 स्टेशन किए हाईटेक, मुंबई का वडाला स्टेशन बना नया मॉडल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी राजस्थान के बीकानेर दौरे पर हैं। पीएम ने लोगों को संबोधित किया। पीएम ने पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है और हर आतंकवादी हमले का जवाब देगा। पाकिस्तान की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों घुटनों पर आ जाएंगे अगर वो आतंकवाद को बढ़ावा ऐसे ही देता रहा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता रहा तो उसे पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा। साथ ही पाकिस्तान को भारत के हक का पानी भी अब नहीं मिलेगा। पीएम ने कहा कि भारतीयों के खून से खेलने की गलती पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। हमारी सेना, हमारा संकल्प और हमारी एकता ऐसी है कि दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब ना व्यापार होगा, ना कोई बातचीत, बस पीओके पर बात होगी। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमला उस कट्टरपंथी सोच का ही नतीजा है
जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान की सेना के जो प्रमुख हैं वो खुद धार्मिक कट्टरपंथी हैं। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला उसी कट्टरपंथी सोच का ही नतीजा है। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। जयशंकर ने कहा कि यह हमला कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर किया गया था, क्योंकि कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही आधारित है। पहलगाम हमले के पीछे टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन और टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। उन्होंने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 2023-24 में टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। जयशंकर ने कहा कि हमने पहलगाम आतंकी हमला करने वाले लोगों की पहचान की और उन्हें निशाना बनाया। साथ ही किसी सैन्य या नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों के समर्थन में भारत पर हमला किया। जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम द्विपक्षीय तौर पर हुआ है। बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में संदेश दिया। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर उसने आंख दिखाने की कोशिश की तो आंख नोच ली जाएगी। पाकिस्तान आतंकवादियों के पीछे छिपकर भारत के साथ लड़ाई लड़ना चाहता है, लेकिन भारत उसे ऐसा करने नहीं देगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब भी भारत और पाकिस्तान का सीधा युद्ध हुआ है, भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भी यही करके दिखाया है कि पाकिस्तान अगर आंख उठाकर देखने का काम करेगा तो आंखें नोचने का काम भारत करेगा। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को सुझाव दिया है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे। ठाकुर ने आगे कहा कि भारत ने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है और आगे भी करता रहेगा। पाकिस्तान की हवाई पट्टियों को बम धमाकों से खत्म किया गया है और सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया गया है। और पाकिस्तान वालों को हम कहना चाहते हैं, आप अपने आतंकवादियों के पीछे छिपकर हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़ना चाहते हो। जब जब सीधा युद्ध भारत और पाकिस्तान का हुआ है साथियों, चाहे 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल की लड़ाई हो, हर बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है और ऑपरेशन सिंदूर में भी करके दिखाया है कि पाकिस्तान अगर आंख उठाकर देखेगा तो आंखें नोचने का काम कर लिया जाएगा साथियों। पाकिस्तान की हवाई पट्टियों को बम धमाकों से खत्म किया है। पाकिस्तान के बहुत सारे सैन्य ठिकानों को जो महत्व के थे उन पर ऐसे प्रहार किए कि पाकिस्तान को चारों खाने चित करने का काम किया है। और पाकिस्तान को मैं सचेत करने वाला हूं, अगर अगली बार कोई आतंकवादी हमला भारत की ओर करने का प्रयास किया तो उस जनाजों में। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में बुधवार की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। यहां पर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये हमला कैपिटल ज्यूइश म्यूजियम के पास हुआ, जो अमेरिकी राजधानी में FBI के फील्ड ऑफिस से महज कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने इस दुखद घटना की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दोनों कर्मचारियों की मृत्यु की खबर को साझा किया। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता ने CNN को बताया कि घटना के वक्त इजरायल के एम्बेसडर मौके पर मौजूद नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी की है। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी ने कहा है कि कोई भी कहीं भी रहे, इस्लाम इस्लाम ही रहेगा। जज ने केंद्र की उस दलील पर ये बात कही जिसमें कहा गया था कि ट्राइबल एरिया में रहने वाला अनुसूचित जनजाति का मुस्लिम समुदाय इस्लाम का उस तरह पालन नहीं करता जैसे देश के बाकी हिस्सों में किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच लगातार 3 दिन से वक्फ कानून मामले की सुनवाई कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नए कानून के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के मुस्लिम समुदाय के लोगों की जमीनों को संरक्षण देना
सही है। उन्होंने कहा कि ट्राइबल एरिया में रहने वाले अनुसूचित वर्ग के लोगों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, वो वैध कारणों से उन्हें मिला है। जस्टिस मसीह ने कहा कि अलग अलग हिस्सों में रहने वालों की सांस्कृतिक प्रथाओं में अंतर हो सकता है, लेकिन इस्लाम की मूल पहचान एक जैसी रहती है। मंगलवार से नए CJI BR गवई की बेंच ने वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई शुरू की। इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस मामले को देख रहे थे। आज भारत सरकार की तरफ से लर्नेड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने अपना दलील रखा और पूरे दिन उनकी दलील चली। पूरे दलील में कल जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो एक तरह से झूठा आरोप लगाते हुए जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उस पर जो उसके बारे में उन्होंने जो झूठ परोसा था, किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की थी, इन तमाम बिंदुओं पर पूरे दिन एक एक करके एक एक प्रावधान पर और मुस्लिम पक्ष के एक एक आर्गूमेंट का जवाब माननीय भारत सरकार सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से हाजिर होते हुए दिया है। और उन्होंने अदालत को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक एक बिंदु पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष डिस्कशन हुआ, किस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष पूरे देश से मुसलमानों के तरफ से कंप्लेंट्स आए थे, उनके कंप्लेंट्स को देखा गया, फिर मुस्लिम पक्षकारों को सुना गया जेपीसी में, और उनके सुनने के बाद जेपीसी के कुछ रिकमेंडेशंस थे जिसके माध्यम से कुछ जो प्रोविजंस को अमेंडेड एक्ट में जोड़ा गया। इन तमाम बिंदुओं को उन्होंने हाईलाइट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई को अमृत भारत रेलवे स्थानक योजना के तहत 103 रेलवे स्थानकों के पुनर्विकास का उद्घाटन किया। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्थानकों को आधुनिक, सुसज्जित और रेलवे यात्री केंद्रित बनाना है। मुंबई का वडाला रोड स्थानक भी इस योजना का हिस्सा है, जिसके लिए बजट तय किया गया था। वडाला रोड रेलवे स्थानक पर नई छत, डिजिटल विज्ञापन, बेहतर प्रतीक्षालय, लिफ्ट, एस्केलेटर जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म विस्तार, प्रकाश व्यवस्था और यातायात सुधार पर भी जोर दिया गया है। पुनर्विकास की रूपरेखा में स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को उभारने पर ध्यान दिया गया। मुंबई के अन्य प्रमुख रेलवे स्थानकों के इस पहल में वडाला रोड रेलवे स्थानक भी शामिल है। वडाला रेलवे स्थानक के प्रबंधन के अनुसार ये पुनर्विकास का कार्य पूरा किया गया है। वडाला समेत मुंबई कर रेलवे यात्रियों को अब नया अनुभव नए भारत के आधुनिक रेलवे स्थानकों पर मिलेगा। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बीते कुछ दिनों में 6 बड़े आतंकियों को ढेर किया। सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की एक लिस्ट तैयार की है। उनकी तलाश के लिए सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने इस इलाके में 3 से 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना और आतंकियों के बीच गुरुवार सुबह से ही मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के अनुसार छुपे हुए आतंकियों में कुछ बड़े आतंकियों के भी छिपे होने की बात सामने आ रही है। सुरक्षा बलों की घेराबंदी में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी संगठन के कमांडर सैफुल्लाह के भी छिपे होने की बात सामने आई है। सैफुल्लाह अनंतनाग, किश्तवाड़ और डोडा में हुए आतंकी हमलों में शामिल बताया जाता है। इसके ऊपर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। बड़ी खबर मुंबई की राजनीति से आ रही है। धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय निवासियों के अधिकारों की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ अपनी बहन
विधायक बहन ज्योति गायकवाड़ के साथ सीधे धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण के सीईओ SBR श्रीनिवास के कार्यालय पर जाकर धरने पर बैठ गईं। वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि जब तक धारावी के लोगों को उनका हक, घर, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनका सीधा आरोप है कि सरकार और परियोजना प्रशासन स्थानीय नागरिकों की बात सुन नहीं रहे। मामला धारावी के शताब्दी नगर से जुड़ा है, जहां वर्षों पहले बनकर तैयार हुए अपार्टमेंट अब तक निवासियों को नहीं सौंपे गए हैं। गायकवाड़ बहनों का आरोप है कि अडानी समूह के हितों को साधने के लिए असली हकदारों को घरों से वंचित किया जा रहा है। वर्षा गायकवाड़ के मुताबिक बताया गया कि DRP के CEO SBR श्रीनिवास से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन हर बार नई तारीख देकर उन्हें टाल दिया गया। आज जब वे प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलने पहुंची, तब श्रीनिवास मीटिंग का हवाला देकर अनुपस्थित हो गए। घटनास्थल पर तनावपूर्ण माहौल है, जिसके बाद पुलिस बल तैनात किया गया। गायकवाड़ बहनों ने 2 टूक कहा है कि जब तक प्रशासन जवाब नहीं देती, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। महाराष्ट्र के धुले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नंदुरबार और धुले जिलों में हुए विकास कार्यों की जांच के लिए महाराष्ट्र के करीब 22 विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल धुले पहुंचा था। शहर के गुलमोहर रेस्ट हाउस में एक कमरे को लेकर बवाल मच गया। कमरा नंबर 102 बीते 4 से 5 दिनों से जालना विधानसभा क्षेत्र के विधायक अर्जुन खोदकर के निजी सहायक किशोर पाटिल के नाम पर बुक था। इसी कमरे को लेकर पूर्व विधायक अनिल गोटे ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि विकास कार्यों में हुई गड़बड़ी को छुपाने के लिए इसी कमरे में सरकारी दफ्तरों से करोड़ों रुपए जमा कराए गए हैं। अनिल गोटे ने यह भी कहा है कि उन्होंने इस मामले की जानकारी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को दी है, लेकिन अब तक किसी ने भी मौके का निरीक्षण नहीं किया। गोटे खुद पिछले 3 से 4 घंटों से उस बंद कमरे के बाहर बैठे रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस 102 नंबर के रूम में यहाँ जो MLA लोगों की कमेटी आई है, वो कमेटी ने अपने आर्गुमेंट है, इसलिए 5-5.5 करोड़ रुपया आज धुले जिले में से सब ऑफिस में से यहाँ जमा किया है। ये जो रूम है, ये किशोर पाटिल PA2 कम्युनिटी चेयरमैन इस नाम से 15 तारीख से है। यहाँ का RDC जो है शैलान, उनके पास एक किशोर पाटिल 2 बजे से 5 बजे तक बच्चे से ऐसी मेरे मालूमात है। आप किशोर बताया ना मैंने। गोटे के इस बयान ने जिले की राजनीति में खलबली मचा दी है। जिस तरह से जालना के एक विधायक के निजी सहायक के नाम पर कमरा बुक होने और उसमें कथित तौर पर करोड़ों रुपए जमा होने का आरोप सामने आया है, उसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक विजय वडेट्टीवार अब अपने उस बयान से पलट गए हैं, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए कहा था कि 15,000 के ड्रोन पर 15 लाख की मिसाइल दागी गई। इस बयान ने कल दिन भर सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी, लेकिन अब वडेट्टीवार ने मीडिया को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए विजय वडेट्टीवार ने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा था वो एक रक्षा विशेषज्ञ की बात थी, उन्होंने केवल उसे दोहराया था। वडेट्टीवार ने ये भी कहा कि ये मेरा बयान नहीं है, लेकिन मीडिया ने आधा बयान चलाया। सरकार से सवाल करना अब देशद्रोह जैसा माना जा रहा है। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद वडेट्टीवार का यू टर्न सामने आया। मैंने जो कहा था वो रक्षा विशेषज्ञ ने कहा था, ये जो बात कही थी उसको लेकर मैंने कहा कि इसके बारे में स्पष्टीकरण आना चाहिए। ये मेरा वक्तव्य नहीं था। कल भी मैंने मेरे प्रेस में यही कहा था कि आप आधी बात बताते हो, आधी बात नहीं पूरी बात बताते जाओ, तब अभी इसके आगे चैनल वाले हमारे सामने आए, नहीं तो नहीं आए। यही मेरी विनती रहेगी। अभी वो हम बार बार पूछेंगे तो हम देशद्रोही होंगे, इसलिए बार बार पूछना ठीक नहीं है कि कहाँ गए अतिरेकी वो 4, वो कहाँ गए वो 49 अपना सैनिकों की जहाँ पे शहीद हुए वो आरएस, वो पूछने की हमें ज़रूरत नहीं है। सरकार को पूछना सवाल हम नहीं कर सकते।
सरकार सर्वोच्च है, संविधान से, न्याय व्यवस्था से सबसे ऊपर है, इसलिए उनको सवाल करना वो देशद्रोह होता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बाघ के हमले का सिलसिला थम नहीं रहा है। आज सुबह मूल तहसील के करवन गांव में एक और दर्दनाक घटना सामने आई, जहां खेत में मवेशी चराते वक्त 55 वर्षीय किसान बंडू उराडे पर बाघ ने हमला कर दिया और मौके पर ही उनकी जान ले ली। उन्हें बचाने दौड़ा 35 वर्षीय भतीजा किशोर उराडे भी बाघ के पंजे की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल मूल उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में घटना के बाद भारी तनाव है। ग्रामीणों ने शव को उठाने से इनकार कर दिया और वन विभाग के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। मांग की जा रही है कि आदमखोर बाघ को तत्काल पकड़ा जाए, मृतक के परिवार को मुआवजा मिले और घायल को बेहतर इलाज दिया जाए। गौरतलब है कि पिछले 13 दिनों में चंद्रपुर जिले में बाघ के हमले में 9 लोगों की जान जा चुकी है और 2 लोग घायल हैं। लगातार हो रहे इन हमलों से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से स्थायी सुरक्षा इंतजाम और वन्यजीव संघर्ष के स्थायी समाधान की मांग की है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन अब सिर्फ आश्वासन नहीं, तत्काल कोई ठोस कदम जरूर उठाए। और खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने गुरुग्राम में एक नया लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है। CRE मैट्रिक्स नाम की रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक फर्म ने बताया कि धवन ने DLF के लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट द डाहलियाज में 69 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट खरीदा है। यह अपार्टमेंट 6040 स्क्वायर फीट का है और गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित है। आपको बता दें कि धवन ने पिछले साल क्रिकेट में रिटायरमेंट की घोषणा की थी और अब वो अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। धवन ने अपने इंटरनेशनल करियर में भारत के लिए 34 मैच, 167 वनडे और 68 T20 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 2315 वनडे में 6793 और T20 में 1759 रन बनाए थे। धवन के इस नए अपार्टमेंट की कीमत 65.61 करोड़ रुपए है और इस पर 3.28 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगी है। धवन का ये नया घर उनके लिए एक शानदार निवेश हो सकता है और वो अब अपने घर के साथ यहाँ पर रह सकते हैं। धवन के फैंस उनके इस नए घर को लेकर काफी उत्साहित है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। ये वारंट 2019 के टैक्स चोरी के एक मामले में जारी किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत का फैसला कानून के खिलाफ था और बिना सोचे समझे लिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्जुन रामपाल पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर टैक्स नहीं भरा था। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है कि ये मामला अधिकतम 3 साल की सजा वाला है और यहाँ जमानती अपराध है। ऐसे में गैर जमानती वारंट निकालना ठीक नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मजिस्ट्रेट ने वारंट निकालने से पहले कोई ठोस कारण नहीं लिखा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। करण जौहर के प्रोडक्शन धर्मा मूवीज की फिल्म होम बाउंड ने कांस फिल्म फेस्टिवल में धूम मचा दी है। कांस में इस फिल्म का प्रीमियर हुआ और दर्शकों ने 9 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाई। फिल्म की स्टार कास्ट जानवी कपूर और ईशान खट्टर इस दौरान इमोशनल नजर आए। वहीं निर्देशक नीरज घेवाण करण जौहर के गले लगकर खूब रोए। होम बाउंड ने टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग को स्टैंडिंग ओवेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया।
टॉम क्रूज की फिल्म को 5 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, जबकि होम बाउंड के लिए 9 मिनट तक तालियां बजती रहीं। करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के प्रीमियर का वीडियो शेयर किया, जिसमें दर्शकों का प्यार और स्टार कास्ट की भावनाएं देखी जा सकती हैं। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।